नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और सियासी खबरों के साथ। भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की कुछ कमी बताई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने नसीहत दी है कि बीजेपी के लोगों को कहने नहीं जाना पड़ता है कि क्या करना है उन्हें। कांग्रेस में यही कमी है कि लोग कहे जाने का इंतजार करते हैं। कमलनाथ ने कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी संगठन से है, हमारी हार होगी तो बीजेपी का संगठन हमें हराएगा। एक तरह से कमलनाथ ने तुलना की है कांग्रेस के संगठन की और बीजेपी के संगठन की, और उसमें बीजेपी के संगठन को बेहतर बताते नजर आए कि बीजेपी के लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि उन्हें क्या करना होता है, लेकिन कांग्रेस में कार्यकर्ता इस बात का इंतजार करते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, इसके लिए उन्हें निर्देशित किया जाए, उन्हें आदेश दिए जाए। कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए, यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको कोई बोलने नहीं चाहता कि तुम जाओ वहां जाओ, यहां घूमो, ये घूमो, पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं कोई आए हमें बोले तभी हम जाएंगे। चलिए हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ इस खबर पर ऑनलाइन पर जुड़ गए। शरद जी, मैं समझता हूं कमलनाथ का ये बयान उस बात पर अब और पुख्ता तरीके से मुहर लगा रहा है, पुष्टि भी कर रहा है। जब थोड़ी देर पहले ही आज शाम को खबर आई जयपुर से चिंतन शिविर में, जब बीजेपी के मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन को काफी अव्वल दर्जे का माना गया। अगर बीजेपी ये बात कहती तो समझ आती है, लेकिन विपक्ष की पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर ये बात कह रहा है तो 100% मुहर भी लग रही है। कैसे देख रहे हैं आप कमलनाथ के इस बयान को? बिल्कुल दीपक, और कमलनाथ जी ये पहली बार नहीं बोले हैं, ये इसके पहले भी वो कह चुके हैं और वो हमेशा एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि बीजेपी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ाई है। और जिस तरह से वो इस बार बोले हैं उसमें एक ललकार भी छिपी है। आप और हम जैसा जानते हैं कि आज भी अगर हमसे कोई मजबूत टीम है, स्ट्रांग टीम है, तो हम कहते हैं उनको हराओगे आप। और अभी आपका तरीका क्या है, आप कर क्या रहे हो? पुराने समय में भी जब सेनापति जो अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते थे और वो युद्ध के मैदान में उतरते थे, तो वो अपने सैनिकों को यही कहते थे कि उनके बारे में जो प्रतिद्वंदी राज्य की सेना है उसके सैनिक तो उड़ती चिड़िया पर भी निशाना साध लेते हैं। आप लोगों में ये काबिलियत है क्या? अगर है तभी हम जीत पाएंगे। आइए मैदान में, संकल्पवान होइए, लड़िए। तो कमलनाथ जी का ये कहना न सिर्फ सच्चाई से साक्षात्कार है दीपक, बल्कि अपनी टीम को ललकारना भी है कि आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप जिस टीम से भिड़ने जा रहे हैं वो बहुत ही मजबूत और लक्ष्य पर अचूक निशाना साधने वाली टीम है। तो अगर उससे भिड़ना है तो आपको अपने तौर तरीके, अपने आइडियाज, अपनी शैली लड़ने की, ये सब बदलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया शरद जी इस बातचीत के लिए, खबर पर अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर बात इतनी है, पहली मर्तबा कमलनाथ ने बात नहीं कही है, लेकिन उनके इस बयान में आज एक वो ललकार भी सुनाई दे रही है जो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दे रहे हैं। चलिए बुलेटिन में अब बात पंचायत चुनाव की। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो चला है। आरक्षण को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही नीति और नियत पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिस विजय पर जमकर हमला बोला। पंचायत पर दिग्गी का चुनावी पंच, आरक्षण के बहाने बीजेपी पर तंज, एसडीएम को धारा 40 का अधिकार देने पर पछतावा, बीजेपी बोली झूठा है दिग्गी का दावा। एमपी में पंचायत चुनाव का मामला पहले कानूनी पेच में फंसा रहा, लेकिन जब चुनाव का रास्ता साफ हुआ तो दिग्विजय सिंह फिर नियम और कानून का हवाला दे रहे हैं। उन्हें तो अपने कार्यकाल में एसडीएम को धारा 40 के अधिकार देने का पछतावा भी है। वो बीजेपी पर ट्रिपल टेस्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने का आरोप भी लगा रहे हैं। गौर करें तो दिग्विजय सिंह का ये चुनावी अंदाज 2018 जैसा ही है, बस अलग है तो मुद्दे, लेकिन बयानों की धार वही है। मेरे कार्यकाल में एक कमी जरूर रही है, हमने एसडीएम को धारा 40 का अधिकार देकर बहुत बड़ी गलती की। उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का ही हमको ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए या वकीलों का ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए, निष्पक्षता से काम करे।
क्योंकि जिसने एसडीएम साहब की बात नहीं मानी उसको धारा 40 का नोटिस ठोका, अब जाके अपील करो। ये ट्रिपल टेस्ट जो मामला है, ये केवल आरक्षण समाप्त करने का दरवाजा खोलने का ट्रिपल टेस्ट है। वही ट्रिपल टेस्ट जो पिछड़ा वर्ग में हो गया, अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में फिर से जीत गई तो आप मान के चलो अनुसूचित जाति जनजाति में भी ट्रिपल टेस्ट आ जाएगा। ये आप मान के चलिए कि आपको कोई बोलने बताने आएगा कि ये करिए। यही कांग्रेस में कमी है। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कोई बोलने नहीं चाहता है कि तुम जाओ वहां जाओ, यहां घूमो, ये घूमो। पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं कोई आए हमें बोले तभी हम जाएंगे। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, ये अभी तय नहीं है। इधर कांग्रेस की भी उलझनें कम नहीं हो रही। हालांकि आरक्षण खत्म करने की कोशिश के आरोप पर बीजेपी दिग्विजय को भी घेर रही है। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई देरी को लेकर भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी ने तो दिग्विजय सिंह के पछतावे पर भी चुटकी ली है। चुनाव किस पद्धति से होंगे अभी ये तय नहीं हुआ है। इसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार करेंगे। जीत तो हम लोगों की निश्चित है। कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में ही नहीं है, तो सभी जगह वन साइडेड जीत होगी। अब तकलीफ दिग्विजय सिंह जी को इस बात की हो रही है कि हमारे दल का और हमारे कमलनाथ जी का और हमारे विवेक तनखा जी का और उनका खुद के कारण से जो धराया जो एक माहौल खड़ा हो गया था और उसके कारण से ओबीसी वर्ग में जिस प्रकार से नुकसान उठाया इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में, अब अनुसूचित जाति जनजाति को दिग्भ्रमित करने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही ये पंचायत और निकाय चुनाव हो, लेकिन प्रदेश में माहौल आम चुनाव जैसा ही है। बीजेपी और कांग्रेस मुद्दों को सेट कर अपने अपने मोर्चों को मजबूत कर मैदान में उतरने को तैयार है। कुल मिलाकर तमाम उलझनों के बीच दोनों ही पार्टी का फोकस चुनावी तैयारियों पर ही है। लेकिन इस असमंजस के बीच चुनावी जंग कैसी होगी, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ के दो सियासी दलों की। ये दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी हैं, जिनके भीतर हाल ही में चिंतन और मंथन चल रहा है। दोनों का दावा है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है और सियासत में होना भी चाहिए। लेकिन अगर किसी का चिंतन और मंथन किसी की चिंता में बदल जाए तो उसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जाने लगते हैं। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर में कांग्रेस ने किया चिंतन, जयपुर में हो रहा बीजेपी का मंथन। चिंतन मंथन पर बड़ी सियासी हलचल। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक्टिव मोड पर आ गए हैं। दोनों पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया था। इसके बाद अब जयपुर में बीजेपी का मंथन हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पवन साय, विष्णुदेव साय सहित अन्य नेता शामिल हुए। हालांकि बीजेपी के मंथन पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी के मंथन को उसकी चिंता बताई। सभी 4 उपचुनाव विधानसभाओं के भूपेश जी के नेतृत्व में हमने जीत हासिल की है और जैसी खैरागढ़ की जीत हुई, पत्रकारों से चर्चा करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से को टारगेट पूछा गया था तो उन्होंने कहा 71 के बहुमत में है। तो आप समझ लीजिए हमारा टारगेट भी वही है, हमारी योजनाएं भी वही हैं। अब भाजपा लगातार चिंतन कर रही है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की चिंता है, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भाजपा का स्थानीय नेतृत्व अंतर विरोधों से उबर पा रहा है। बीजेपी के मंथन पर कांग्रेस ने तंज क्या कसा, इधर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, कांग्रेस ने 2013 में चिंतन शिविर किया था तो 13 राज्यों में इनकी सरकार थी। 2022 में चिंतन शिविर किए तो 2 राज्यों में सरकार बची है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें, क्योंकि चिंतन शिविर कांग्रेस ने किया था, बीजेपी तो मंथन कर रही है। कांग्रेस ने 2013 में चिंतन शिविर किया था, वही चेहरे थे तीनों कांग्रेस के। 2013 में जब कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था तो 13 राज्यों में उनकी सरकार थी।
2022 में चिंतन शिविर कर रहे हैं तो 2 राज्यों में सरकार बच गई है मुश्किल से। ये हमारा कोई चिंतन शिविर नहीं है कि जिसमें कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जो चिंतन शिविर है, मैंने पहले ही कहा था, ये चिंतन शिविर नहीं चिंता शिविर है। और चिंता इस बात की है कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर ना जाए। कांग्रेस के चिंतन और बीजेपी के मंथन से आने वाले चुनाव में कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। अब देखना होगा इन बैठकों के बाद क्या नई रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है। कुलेश्वर पांडे, रायपुर, बंसल न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तीसरी बार बैठी। 3 जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे, तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे। आइए आपको सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही वो बताते हैं। कोर्ट ने कहा वाराणसी जिला जज को ये केस ट्रांसफर किया जाए, मस्जिद में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, शिवलिंग का एरिया सील रहेगा, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। निर्देश दिए गए इस बात के। समाज के विभिन्न समुदाय के बीच शांति हमारे लिए सबसे ऊपर, ये सबसे अहम बात है। हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते, ऐसे मामलों को जिला जज को ही सुनना चाहिए और जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। कोर्ट ने ये प्रमुख और बड़ी बातें आज शुक्रवार को कही। 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वाराणसी कोर्ट का आदेश प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। आखिर क्या होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि पूजा स्थल कानून? इसे बेहद सरल भाषा में समझिए। यह एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून तब के कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। एक्ट की धारा 2 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के बारे में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इस एक्ट की धारा 3 में किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म स्थल में बदलने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही धारा 3 ये तय करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में न बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में न बदला जाए। इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था, उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। वहीं उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को रोकने की बात धारा 4(2) कहती है जो इस एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। उज्जैन में अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक का संकल्प लिया है। अवधेश पुरी महाराज अपने भक्तों के साथ में मां शिप्रा का पवित्र जल लेकर वाराणसी जाएंगे। अखाड़ा परिषद उज्जैन के पूर्व अध्यक्ष अवधेश पुरी ने कहा कि एक नागा सन्यासी होने के नाते वे अपने आराध्य देव का पूजन अभिषेक करेंगे। हमारा संविधान जब हमें धार्मिक स्वतंत्रता समानता देता है और वहां नमाज पढ़ने की अनुमति है तो हिंदुओं को भी पूजन अभिषेक की अनुमति होना चाहिए। एक नागा सन्यासी होने के नाते अपने सन्यासी धर्म का पालन करते हुए हमारे आराध्य देव ज्ञानवापी परिसर में निकले आदि विश्वेश्वर शिवलिंग का अभिषेक
मां क्षिप्रा के पवित्र जल से करने जा रहा हूं। अपने भक्तों के साथ में मैं शासन एवं प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल खरगोन पहुंचे। इस दौरान कमल पटेल मुछाल परिवार के शादी समारोह में शामिल हुए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुछाल परिवार की शादी का सारा खर्च कृषि मंत्री ने उठाया। बता दें, दरअसल अप्रैल में कुछ उपद्रवियों ने लक्ष्मी की शादी का सारा सामान लूट लिया था, जिसके बाद लक्ष्मी ने कृषि मंत्री से मदद की गुहार लगाई थी। इस पर मंत्री कमल पटेल ने लक्ष्मी से शादी का सारा खर्च उठाने का वादा किया था। लक्ष्मी जब मैंने बोला बेटा कैसे क्या, तो बोले मेरे दहेज का सामान, घर का अनाज, बर्तन, ये कपड़े के अलावा कुछ नहीं बचने दिए, सब लूट ले गए लूटे। और इसलिए भैया मेरी शादी होने वाली थी 14 अप्रैल को, कौन करेगा? तो मैंने कहा हम आपके बड़े भाई हैं, हम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सबके मामा हैं, वो करेंगे और हम पूरी चिंता करेंगे। बोले मेरा माता पिता नहीं है, मेरे 3 मामा, तीनों मामा नहीं है, और इसलिए मेरा कोई नहीं, मेरा भाई बेरोजगार है, कुछ भी नहीं बचा। मैंने तुम्हारा ये भाई है और हम करेंगे। हमने वो व्यवस्था की, पूरे किराने का सामान से लेकर एक रुपया भी उनके परिवार के ऊपर खर्च दिया हमने किया। एमपी की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने गाजियाबाद में हुई चैंपियन ट्रॉफी में जीत दर्ज की है। इसके बाद अब व्हीलचेयर क्रिकेट टीम दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। गाजियाबाद में चैंपियन ट्रॉफी जीत से टीम के खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। खिलाड़ियों ने बीजेपी कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान और नेताओं से मुलाकात की, जहां इनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी ने। कहते हैं हौसले बुलंद हैं तो मंजिलें मिली जाती है, लेकिन ये मंजिलें पाना आसान भी नहीं होता, पर मन में जब संकल्प हो जाए तो हर कुछ आसान हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त व्हील चेयर एसोसिएशन है मध्य प्रदेश की, जो देश भर में क्रिकेट खेलकर व्हील चेयर के जरिए क्रिकेट खेलते हैं। वो क्रिकेट तो आपने देखा होगा, लेकिन अलग तरह का क्रिकेट है ये, जिसमें व्हील चेयर पर लोग मौजूद होते हैं, तमाम प्लेयर्स, और फिर आगे जाकर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते। तो मैं आपको 2 ऐसे मेहमानों से मिलवाने जा रहा हूँ। फिर एक बार मैच शुरू होने जा रहा है, बड़ा क्रिकेट का ये मैच होगा, इसमें देश भर के लोग पहुंचने वाले, लेकिन ये व्हील चेयर पर होगा। मेरे साथ है इस वक्त कबीर सिंह और दूसरे जंडेल जी, दोनों से बात करते हैं। क्या है बहुत ये ट्रॉफी किस बात की दिखाई दे रही है मुझे? कितनी ट्रॉफी जीत ली आप लोग? सर हमने लगभग अभी तक 10 ट्रॉफियाँ जीती हुई हैं नेशनल, जिसमें हमने ऑलमोस्ट इंडिया की सभी टीमों को हराया है। एक या 2 को छोड़ दें, बाकी सभी टीमों को हराया है। और अभी 27 से 31 मई हमारा नेशनल T10 चैम्पियनशिप है श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्मृति में। हम हर साल 4 साल से करा रहे हैं, क्योंकि वो क्रिकेट प्रेमी थे, तो उनके उपलक्ष्य में हर साल हम कराते हैं। इसको हमारा प्रयास है सबको एक मैसेज दिया जाए, जैसे कि अभी शर्मा जी अध्यक्ष साहब को भी हमने इनवाइट किया है, सीएम साहब को भी इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है अवेयरनेस डालना लोगों में कि व्हील चेयर, जैसे कि आपको भी जितने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि डिसेबल व्यक्ति कैसे खेलेगा, ये चल नहीं सकता है, व्हील चेयर से कैसे क्रिकेट खेलेगा, हाउ पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर आप जब ग्राउंड में जाएंगे तो आपको व्हील चेयर पर बैठ कर 60 मीटर के चक्के लगाते हुए खिलाड़ी दिख जाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि पॉसिबल कैसे हैं, ये लोग सोचते हैं, आप लोग ने पॉसिबल कैसे बना दिया? पॉसिबल हमने सर अपने डेडिकेशन से बनाया है इसको। ये जो मैच होता है व्हील चेयर से ही बॉलिंग होती है, प्रॉपर एक्शन में बॉलिंग होती है, जो हाथ घुमा के प्रॉपर एक्शन में बैटिंग होती है, सारे रूल्स वही होते हैं। ग्राउंड बस छोटा हो जाता है, 50 मीटर का होता है, नॉर्मल क्रिकेट में 60 से ऊपर होता है। तो यही थोड़े से चेंजेस हैं, 2-3 चेंजेस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं जो ICC के रूल्स होते हैं। जंडेल जी, हौसले कहाँ से आए इतने? वैसे भी कहते हैं कि जब मन में सोच लेते, जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, तो क्या कब से आप लोग इस तरह की क्रिकेट को खेल रहे हैं? हम इस क्रिकेट को सर 4 साल से कंटिन्यू सर व्हीलचेयर पर खेल रहे हैं। और सर कहावत में कहते हैं कि नई जज्बात, नई उम्मीद, नए अरमान पैदा कर, और ज़माना जान दे तुम पर ऐसी शान पैदा कर, ऐसी शान पैदा कर। सर हम इस क्रिकेट को सर पहले देखते थे, हम भी चाहते थे कि प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। आज सर वो हमारा समय आ गया है कि हम व्हील चेयर से सर मध्य प्रदेश को 10 ट्रॉफियाँ सर हम विजेता दिला चुके हैं। आने वाले समय में सर हम देश के लिए सर क्रिकेट खेलेंगे, और सर आने वाले समय में इंटरनेशनल हमारे मैचेस अक्टूबर माह में होने वाले हैं, उसमें सर हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। कह सकते कि BCCI ने भी इसको मंजूरी दे दी? जी सर BCCI ने सर देख लिया 4 साल से कि व्हीलचेयर इंडिया में बहुत खेला जा रहा है। ये लोग जगह जगह इवेंट खेल रहे हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो सर BCCI के सर गांगुली जी जय साहब, इन्होंने हमारे मैच को देखा तो सर बहुत सराहनीय किया और कहा कि DCCI बॉडी बनाना चाहिए। तो सर DCCI बॉडी भी बन गई है, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन भी सर हो चुका है।
तो चलिए, कभी आपको मौका मिले तो इस तरह का क्रिकेट भी आप देखिएगा, इससे इन लोग के हौसले भी बढ़ेंगे और लड़ना कैसे हैं वो इन लोग को देखकर समझा जा सकता। हौसले बुलंद हो तो फिर मैं कहूँगा हर मंजिल आसान हो जाती है। भारत बंदेला के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल।